नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। कानपुर देहात में रामलीला के मंच पर हुआ अश्लील डांस। आस्था के मंच पर बारबालाओं ने किया डांस। खुलेआम उड़ाई गई सामाजिक मर्यादा और आस्था की धज्जियां। सहारनपुर में चोरी हुई 5 मोटरसाइकिलें की गई बरामद। 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दे चुके हैं चोरी की घटनाओं को अंजाम। एटा में पुलिस और प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। जाम से निजात दिलाने के लिए चिन्हित किए ऑटो स्टैंड। बसों को बस स्टैंड में खड़ी करने के लिए बनाई गाइडलाइन। लखीमपुर खीरी में एडीजे पीयूष मोडिया ने की प्रेस वार्ता। टेंट हाउस डीजे संचालकों और मैरिज हॉल संचालकों के साथ की बैठक। 10 बजे रात के बाद तेज साउंड न बजाने के दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मृतक के परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सहारनपुर में बैंककर्मी महिला का मोबाइल चोरी। बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर हुए फरार। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया मामला। महोबा में युवक शव मिलने से मचा हड़कंप। बीती रात घर से खेत जाने के लिए निकला था युवक। पानी की टंकी के पास पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में भाई बहन की मौके पर मौत। मां और बेटा गंभीर रूप से हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में सड़क किनारे खड़ी स्टार्ट कार में मासूम बच्ची हुई लॉक। बच्ची को कार में बंद देख घबराए मां बाप। एक्सपर्ट कार मैकेनिक ने बच्ची को निकाला सुरक्षित बाहर। ललितपुर में 2 परिवारों में हुई मारपीट। खेत से पानी का पाइप निकालने को लेकर बड़ा विवाद। 2 महिलाओं सहित 5 लोग हुए घायल। घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। आगरा में तेजी से फैल रहा कोरोना। जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 10। जिला अस्पताल को कराया जा रहा सैनिटाइज। हरदोई में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में मेट्रो परियोजना में काम कर रहे मजदूर को नहीं मिली सैलरी। 2 महीने से मजदूरों को नहीं दी गई सैलरी। मजदूरों ने थाने में तहरीर देकर की कार्यवाही की मांग। बिजनौर में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 3 सांप तस्करों को किया गया गिरफ्तार। चोरी छिपे सांप को पकड़कर बेचने की फिराक में थे तस्कर। गोंडा में शराफा व्यापारी के साथ की लूट। असलहे की नोक पर बदमाशों ने लूटा सोने चांदी का बैग छीनकर फरार हुए लुटेरे। इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 6 लाख की शराब और 25 लाख हुए बरामद। इटावा के भरथना में झोपड़ी में लगी भीषण आग। आग में जिंदा जली 2 बकरियां। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। बांदा में हनुमान चालीसा बजाने पर बवाल। युवक अपने गोदाम में बजा रहा था हनुमान चालीसा। उपद्रवियों ने गोदाम में घुसकर की मारपीट। साउंड सिस्टम को भी तोड़ा। संभल में तेज रफ्तार का कहर जारी। अनियंत्रित बस पलटने से 20 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में कराया भर्ती। 4 लोगों की हालत नाजुक। इटावा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 13 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। झांसी मंडल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सेवा की मिली सौगात। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर ट्रेन का किया गया स्वागत। वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से है
सुसज्जित भोपाल से दिल्ली सीधी होगी रवाना। इटावा में मांगों को लेकर 100 फुट ऊंचे बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक। डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में पदस्थ युवक पत्नी और बेटी के समझाने पर नीचे उतरा युवक। 10 लाख रुपए के गबन के आरोप में 1 साल पहले किया था सस्पेंड। पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा जिला अस्पताल। बिजनौर में गुलदार के जोड़ों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुलदार से ग्रामीण में मचा हड़कंप। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग से की पिंजरे की मांग। थाना मंडावर क्षेत्र के गांव बादशाहपुर का मामला। आगरा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन निगम का बड़ा कदम। यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को दिया जाएगा 7,50,000 का मुआवजा। चालक, परिचालक, एमएसटी और पास धारक सहित बस में यात्रा कर रहे हर यात्री के लिए होगी लागू। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने कराया अवगत। एटा में पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर चला बाबा का बुलडोजर। जोगेंद्र सिंह यादव के आवास के सभी राजकीय प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। आगरा में खलिहान में आग लगने से मची अफरा तफरी। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। विद्युत लाइन की चिंगारी से लगी आग। पीड़ित किसान ने की मुआवजे की मांग। फतेहाबाद के गांव जरारी का मामला। हमीरपुर में शुरू हुई गेहूं की खरीद। सरकार ने रखा 2,125 रुपए कुंतल गेहूं का मूल्य। जिले में 50 खरीद केंद्रों में खरीद जारी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की जाएगी खरीद। यूपी सरकार ने किसानों की सुविधाओं का किया इंतजाम। किसानों ने मंडी पहुंचकर गेहूं बेचना किया शुरू। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला। युवक हाल ही में दिल्ली से आए थे अपने गांव जजवासी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर जताया गहरा दुख। सहारनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही। अचानक सप्लाई चालू करने से लाइनमैन की मौत। लाइनमैन चंद्रपुर गांव में बिजली पोल पर कर रहा था काम। जालौन में ई रिक्शा एवं टेम्पो यूनियन कल से करेंगे हड़ताल। प्रशासन की मनमानी से परेशान ई रिक्शा टेम्पो यूनियन अध्यक्ष मत्स्येंद्र गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांधी चबूतरे पर करेंगे हड़ताल। संत कबीर नगर में 54 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। 4 निरीक्षक, 16 निरीक्षक कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल का ट्रांसफर। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसपी की बड़ी कार्रवाई। प्रकाश यादव को अपराध शाखा से एसओजी का बनाया गया प्रभारी। सहारनपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट। हॉर्न बजाने को लेकर बढ़ा विवाद। कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्रकूट में आवारा पशुओं की वजह से बढ़ रही दुर्घटना। आवारा सांड ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार की ट्रक के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत। पूरा मामला इलाहाबाद रोड पंजाब नेशनल बैंक के पास। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से पिस्टल, 32 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद किए। लखनऊ में मालिक से बकाया पैसे मांगने गए युवक ने मालिक की बेटी को मारा चाकू। युवती के गले पर चाकू मारकर भाग रहे युवक का पब्लिक ने किया पीछा। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मुस्ताहिबगंज की घटना। लखनऊ में मालिक से बकाया पैसा मांगने गए युवक ने मालिक की बेटी को मारा चाकू। आजमगढ़ जिले में भवन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मां और बेटी को बुरी तरह मारपीट कर किया लहूलुहान। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। मजबूर पीड़ित ने लगाई एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार।
हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर एटीएम का किया उद्घाटन। जिलाधिकारी ने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने के दिए निर्देश। शिव मूर्ति चौक और ललतराव पुल पर बनाए गए स्मार्ट टॉयलेट। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, निकाय चुनाव की रणनीति पर बसपा की बैठक, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बसपा मुख्यालय पर मायावती ने की बैठक। बसपा के सभी पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल। वहीं आपको बता दें कि सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां निकाय चुनाव की रणनीति पर बसपा की अहम बैठक आयोजित की गई। तो वहीं बसपा मुख्यालय पर मायावती ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में सभी पदाधिकारी शामिल हुए और साथ ही 75 जिलों के पदाधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने बैठक की अध्यक्षता की। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर और खासतौर पर पार्टी मजबूती को लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि जल्दी प्रदेश में निकाय चुनाव होने और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। तो 75 जिलों के जिला अध्यक्ष बसपा की इस बैठक में मौजूद रहे। तो बसपा मुख्यालय पर मायावती ने बैठक की अध्यक्षता की। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बसपा की आज अहम बैठक आयोजित की गई थी, क्या कुछ निष्कर्ष रहा बैठक में? देखिए, बीएसपी की आज पहली बैठक नगर निकाय चुनाव को लेकर थी। मायावती खुद इस बैठक को संबोधित कर रही थी। इसमें तमाम जो जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 75 जिले के वो भी इसमें मौजूद थे, सेक्टर प्रभारी मौजूद थे, विधायक उमाशंकर, चूंकि एक ही विधायक समाजवादी बीएसपी के हैं तो वो भी मौजूद थे। सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के महासचिव है, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तमाम जो पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, सबसे बड़ी जो मुद्दा था वो नगर निकाय चुनाव को लेकर के था, क्योंकि इस बार सभी को निर्देश दिया गया है, मायावती ने दिया है कि बड़ी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आगामी 2024 का जो चुनाव का लक्ष्य है उसमें बीएसपी को एक बड़ा लक्ष्य साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके जो खोए हुए वोट हैं पिछले 2022 के चुनाव की ओर बात करें तो तमाम जो उसका बीएसपी का जो बेस वोट है वो कम हो गया था, जिसकी वजह से लगातार अब जो छोटे चुनाव में भी बीएसपी कहीं न कहीं अब कोशिश कर रही कि उसका खोया हुआ वोट उसके पास आए। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उसकी जो दबदबा था, एक दिन था, मायावती का जो बेस वोट था वो काफी ज्यादा था, इसी वजह से लगातार कोशिश कर रही हैं। तो इस जो बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो निकाय चुनाव का, और दूसरा 15-14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती है, उसको लेकर के पूरी तैयारियां किस तरीके से की जाएगी। जो मेरठ मंडल की जो कार्यक्रम है वो नोएडा में किया जाएगा। लखनऊ में 4 मंडलों के जो कार्यकर्ता नेता यहाँ पर जुटेंगे, यानी जो भीमराव अम्बेडकर जयंती काफी धूमधाम से मनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ दिशा निर्देश मायावती ने दिए हैं। और इसी के भीमराव अम्बेडकर जयंती के सहारे जो उनका बेस वोट है, जो उनके लोग हैं, उनको साधने की कोशिश करेंगे। उनके जब कार्यक्रम में सभी को इकट्ठा होने के लिए आदेश दिया गया है, धूमधाम से मनाने का आदेश दिया गया है। जो जिलों के कार्यकर्ता हैं वो भी अपने जिले में जिला अध्यक्ष के साथ वहां पर जो भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। 75 जिला अध्यक्ष इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। क्या बड़ी जिम्मेदारियां भी इनको सौंपी गई हैं? देखिए, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भीमराव अम्बेडकर जयंती है इसके माध्यम से जो कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचना है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपना जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, ताकि जो नगर निकाय चुनाव है, शहर की जो सरकार है उसमें एक बीएसपी की अच्छी भागीदारी रहे। और यही कारण है कि मायावती ने दिशा निर्देश देते हुए पदाधिकारियों को एक जिम्मेदारी सौंपी है। और ये जो आगामी जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती है उसको लेकर पूरी धूमधाम से समारोह की भी तैयारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि जो अम्बेडकर जयंती के दिन बीएसपी अपनी भीड़ कितना इकट्ठा कर पाती है, क्योंकि ये इस भीड़ के सहारे एक उत्तर प्रदेश के सभी जो पार्टियां उनको संदेश देगी कि बीएसपी की मजबूत पकड़ कितनी है, क्या जो बेस वोट बीएसपी का जो दलित वोट कहा जाता है वो उनके पास है या नहीं है। आखिर कौन कौन जो लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद मायावती चूंकि उसी
के बाद चुनाव का ऐलान करेंगी। और लगातार आपने देखा है कि इस बीटिंग के बाद भी जो जिताऊ प्रत्याशी खासकर अगर बात करें इस चुनाव में, उसकी भी मायावती को तलाश है, क्योंकि एक जिताऊ प्रत्याशी के सहारे ही नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद 2024 की जो तैयारी होगी वो एक मजबूत करना चाहती है। शायद इसी वजह से बीएसपी एक अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आज के बैठक के बाद सभी कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी मायावती ने तय कर दी है। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां बसपा मुख्यालय पे आज अहम बैठक का आयोजन किया गया, वहीं इस बैठक की अध्यक्षता मायावती ने की, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर और खास तौर पर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तो आगरा, मेरठ, दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये बड़ी और अहम जानकारी। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। तो मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। तो दिल्ली के यूपी सदन पहुंचेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आगरा, मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां वो मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं मेरठ के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन में वो पहुंचेंगे, जहां पर तमाम पदाधिकारियों से वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आगरा, मेरठ, दिल्ली दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम दिल्ली, मेरठ और आगरा दौरे पर है, मेरठ भी वो पहुंचने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है आज मेरठ पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम दोपहर 2:10 पर पुलिस लाइन में उनका हेलीपैड जो है हेलीकॉप्टर उतरेगा। 2:30 बजे से बागपत रोड स्थित जो पार्टी कार्यालय है वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं वो और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के अंतिम आरक्षण के बाद इसे खास जो है माना जा रहा है। निकाय चुनाव की रणनीति बनाने के साथ ही वह पार्टी पदाधिकारियों के संग प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन कर सकते हैं। ये बड़ी एक बैठक होगी जो हो सकती है घंटे भर चलने वाली। इस बैठक के बाद वह मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो पत्रकार को भी संबोधित करेंगे जो है डिप्टी सीएम। जी बिल्कुल आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं, आज डिप्टी सीएम मेरठ पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, तैयारियां कई दिनों से की जा रही थी, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। सुबह जो कप्तान है और डीएम है वो भी निरीक्षण कर रहे थे, सभी अधिकारी की ड्यूटी लगा दी है और सभी को ही अपनी अपनी जिम्मेदारी पर सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा, मेरठ और दिल्ली दौरे पर रहने वाले, वहीं मेरठ में वो पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फतेहपुर में संपूर्ण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्ग दंपति ने शिकायत करते हुए न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस ने जबरदस्ती मकान पर कब्जा कर लिया और अब उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल अधिकारियों ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया है। फतेहपुर से यह खबर आपको बता रहे, जहां पर संपूर्ण दिवस का आयोजन किया गया। तो ये चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने का भी समय नहीं है। ऐसे में सभी विभागों ने यात्रा को सही सलामत पूरा करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाला से कौर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सभी विभाग यात्रा को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए एनएचएआई से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर एनएचएआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे
334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर एनएचएआई के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ एनएचएआई की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो अब बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है एनएचएआई को। इसको देखते हुए एनएचएआई के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। क्योंकि चार धाम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यात्री गाड़ियों से आते हैं और इसमें जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इस तरह के लगते हैं तो उसको देखकर कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो समस्त होर्डिंग पूरे एनएचएआई पर लगाए गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी मेगा अभियान के तहत सामाजिक न्याय का नारा देकर अंबेडकर जयंती और ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएगी। स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और इस दौरान हर जिले, मंडल और बूथ में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए खासतौर पर अभियान तैयार किया गया है, वही पार्टी के मोर्चे को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। इस दौरान सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भाजपा की सरकार जब से देश और प्रदेश में बनी सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हो रहे हैं तो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, किसान, मजदूरों पे हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पापों को धो देना चाहती है, कम कर देना चाहती है। इसलिए अंबेडकर जयंती से एक सप्ताह तक दलितों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है, कभी पसमंदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन करा रही है, पिछड़ों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छलावे में अब न दलित आने वाला है, न पिछड़ा, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। वही कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा आजमगढ़ दौरे पर है। बता दें, आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख की शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो भी आपत्ति आएंगी उसका 1-2 दिन में हम निस्तारण करेंगे। उसके बाद आरक्षण वाली सूची वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है और उसके बाद पूरा क्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे और कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, सारा विषय चुनाव आयोग की परिधि में आता है। स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है आरक्षण की। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। वही अमेठी में पौराणिक मंदिर सिद्धदास धाम की महंत रेखा दास के नेतृत्व में 5 दिवसीय पदयात्रा, सैकड़ों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। बता दें कि ये यात्रा अमेठी जनपद के जामू ब्लॉक हरगांव धाम से निकलकर जनपद बाराबंकी के कोटवा धाम पहुंचेगी। हरगांव से निकलकर बाबा सिद्धदास की तपोस्थली से लगातार हमारी यात्रा चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़कर सहयोग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि अमेठी में बाबा सिद्धदास धाम जो है एक प्रसिद्ध स्थान है, जो कि आज एक विशाल रूप लेकर बाबा सिद्धदास की तपोस्थली से निकल रहा है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। उत्तराखंड लोकसभा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और एईजेई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आज नारसन बॉर्डर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से एसआईटी ने 4.25 लाख की नकदी, ब्लैक चेक और एक गाड़ी भी बरामद की है। द्वारा एईजेई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त
दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहां पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहां पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहां टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो इसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार एसआईटी द्वारा भेज दी गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।